आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके साथ फुल लेंथ पेपर लेकर, जो कि पुलिस के एग्ज़ाम में जो 80 प्रश्न आने हैं उन पर यह आधारित है। बिल्कुल उसके जैसा है। इसमें भी आपको 80 प्रश्नों का ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। फर्स्ट है, कालका शिमला रेल लाइन कब चली थी? कालका शिमला रेल लाइन जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम में चली थी, सन 1903 में, नवंबर 1903 में। शिकारी देवी मंदिर कहाँ है? शिकारी देवी मंदिर जो है आपका मंडी में है। फुलैच का मेला कहाँ लगता है? फुलैच का मेला किन्नौर में लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछी जाए कि फुल यात्रा कहाँ की जाती है, तो वो चंबा में, पांगी में की जाती है। घड़ासुर झील कहाँ पर है? घड़ासुर झील है आपका चंबा में। डुंगरी मेला कहाँ लगता है? डुंगरी डुंगरी मेला कहाँ लगता है? डुंगरी मेला आपका लगता है जी कुल्लू में। और कुल्लू में कहाँ लगता है? ये मनाली में देवी हडिम्बा का स्थान जो है डुंगरी गांव, वहाँ पर लगता है। और ये मई महीने में लगता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुल्लू। शिमला को कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाया गया, ये 1864 में बनाया गया था। उसके बाद है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। राजा राम मोहन राय, अच्छा नहीं, कौन सा अनुच्छेद भारतीयों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। ये अनुच्छेद आपने जरूर याद करने हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिए हैं। और 12 और 13 जो है उसमें बताया गया कि मौलिक अधिकार क्या है, इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी सस्पेंशन कब कब होगी। लेकिन ये आगे 14 पद से लेकर 32 तक एक्चुअल में बताया गया है भी किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो कि आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। मतलब कि अगर अगर कोई कानून जो कि आपके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बना है, उनका हनन कर रहा है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाकर उस कानून को रद्द करवाने के लिए उच्च न्यायालय से रिट जारी करवा सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है आपका, प्रेरी घास के मैदान कहाँ हैं? बच्चों, ये जो घास के मैदान है ये भी आपने अच्छे से कर लेने हैं। प्रेरी घास के मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में है। ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान है। और जो यहाँ उत्तरी अमेरिका में है प्रेरी घास के मैदान। इसके अलावा ये इन घास के मैदान को, ये कौन किस टाइप के घास के मैदान हैं? तो ये टेम्परेट है, टेम्परेट। और बाकी कौन कौन से हैं? जैसे स्टेपीज, पंपास, प्रेरी, ये सारी टेम्परेट है। और जो ट्रॉपिकल है वो कहाँ है? वो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। वो सवाना घास के मैदान जो है वो ट्रॉपिकल होते हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक ट्रॉपिकल, एक टेम्परेट। तो जो ट्रॉपिकल है वो सवाना घास के मैदान है, ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त प्रेरी, पंपास, स्टेपीज, ये टेम्परेट में आते हैं। आगे है, भारत में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है? भारत में सबसे लंबा बांध महानदी पर बना है। महानदी जो है उड़ीसा में है और इस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है जी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर। सॉरी, हाँ, जो 1942 में चलाया गया था उस समय। अमेरिका में गदर पार्टी का संचालन किसने किया था? तो अमेरिका में गदर पार्टी का संचालन जो है लाला हरदयाल जी ने किया था। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड लाइन जो है वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन जो हिस्सा अफगानिस्तान से भारत की सीमा बनाता है डूरंड, वो पीओके में है। आज की डेट में वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है जी। और रेड रेखा नाम से कोई लाइन नहीं है। दो देशों के बीच की लाइन का नाम किसी का भी रेड रेखा नहीं है। इससे आगे अगला प्रश्न है, लैप्स की नीति का प्रारंभ किसने किया था? तो लैप्स की नीति का प्रारंभ जो था डलहौजी ने किया था। लैप्स की नीति है क्या कि यदि किसी राजा का बायोलॉजिकल वारिस नहीं होगा, उसका जो असली पुत्र नहीं होगा, तो हम जो है उसके राज्य को अपने कंपनी के शासन में शामिल कर लेंगे। और ये इसका विरोध जो है रानी झांसी ने भी किया था। उनका बेटा जो था 4 माह का, वो एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद वो बच्चे को गोद लेते हैं। लेकिन अंग्रेज उसे वारिस मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके विरोध में रानी झांसी जी ने अंग्रेजों से विद्रोह किया था। आगे है, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? महाराजा रणजीत सिंह जी थे वो शुक्र चकिया सिख मिसल से संबंधित थे। हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी? तो हिमाचल के केरी सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। सर्व श्रेणी खून का प्राप्त करता कौन सा ग्रुप है?
ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि सभी दूसरे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर ले, वो कौन सा है? तो उसका है ए बी। ठीक है जी। और जो सबको खून दे सकता है वो कौन सा है? वो ओ है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। बच्चों, अपने विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, खनिज पदार्थों की कमी से होने वाली बीमारियां वो अच्छे से कर लेनी है। और इनके जो सोर्स हैं, जहाँ ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, वो भी अच्छे से देखने हैं। गाड़ी के गाड़ी से पीछे देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? गाड़ी से पीछे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसको इंग्लिश में हम कनकेव बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है, मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है 46। ये 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, तो टोटल कितने बनेंगे? 46। यूरिया को शरीर से बाहर कौन निकालता है? तो गुर्दे। ठीक है जी। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन ने, क्रिक ने। निम्न में से जल से हल्का क्या होता है? तो सोडियम। विटिकल्चर किससे संबंधित है? विटिकल्चर जो है ये अंगूर से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अगर आप शहद का पूछें तो एपीकल्चर हो जाएगा, सिल्क का पूछेंगे तो सेरीकल्चर हो जाएगा, और अगर मत्स्य का पूछेंगे तो पीसी कल्चर हो जाएगा। मछली से संबंधित कौन सा? पीसी कल्चर। सिल्क से संबंधित सेरीकल्चर। शहद से संबंधित एपीकल्चर। और अंगूर से संबंधित विटिकल्चर। अगला है, अभी ये 8 सवाल जो है आपके साइंस के खत्म हो गए हैं, उसके बाद मैथ शुरू हुआ है। और मैथ में पहला प्रश्न आता है आपको कि इसको सॉल्व करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ सरल करें। इसमें क्या है बच्चों, इसमें ध्यान से देखना। इस टाइप के मैं आपको 2 सम बताऊंगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे भी इतना बड़ा लिख कर दे दिया है, इसकी तो सोल्यूशन करना ही कठिन है। इतने बड़े को गुना करते करते कम से कम 10 मिनट लगेंगे, आप इसको छोड़ दोगे। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, मान लो 896 जो दिख रहा है आपको, वो ए है। और जो 489 दिख रहा है वो बी है। अब इसको देखें क्या लिखा गया है। ए जमा बी का स्केयर माइनस, फिर 896 है यानी कि ए, और माइनस का 499 है यानी कि बी। ए माइनस बी का स्केयर, और बटे में है आपके 896 गुना 499। इसको मैं जैसे ए बी बोला है वैसे लिख के देखूं तो ये क्या आ जाता है कि ए का स्केयर, ए प्लस बी का स्केयर माइनस ए माइनस बी का स्केयर, और नीचे जो आएगा मेरा आ जाएगा ए गुणा बी। अच्छा जी। इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा इसका मेरा, यहाँ आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है। उसके बाद ये माइनस का निशान है, इसको मैं इसलिए ब्रैकेट में रख रहा हूँ और इसको माइनस ही रखता हूँ। यहाँ आ जाएगा मेरा ए स्केयर, फिर आ जाएगा मेरा प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो बच्चों अब क्या होगा, अब नीचे मेरा ए बी है जैसे मैंने लिखा हुआ वो। अब आप ध्यान से देखें कि जब ये ब्रैकेट हटेगी यहाँ से तो ये ए स्केयर जो है ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का निशान है। और बी स्केयर भी माइनस का हो जाएगा, जबकि 2ab जो है वो प्लस का हो जाएगा। अगर ये ए स्केयर माइनस का हो जाता है तो वो इस पॉजिटिव वाले से कट जाएगा। बी स्केयर भी माइनस का होगा तो वो इससे कट जाएगा। और ये 2ab और ये प्लस का 2ab हो जाएगा 4ab के बराबर। इस 4ab में से ab जो है नीचे वाले ab से कट गया तो बचा कितना, 4। इसका मतलब आपका जो उत्तर आएगा वो 4 आएगा। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बड़े अंक आपको दिए हुए हैं। आपने ये देखना है कि वो आपसे इन इस प्रकार का सम डाल के आपको वो देखना चाह रहा है कि आपको फार्मूलाज आते हैं कि नहीं। ठीक है जी। तो इससे आपका उत्तर आ जाएगा 4। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये आ गया उत्तर आपका 4। अगर वो आपको ऐसे देकर इसके बजाय दूसरा ही कर दे कि आपको लिख दे कि ए प्लस बी का होल स्केयर, फिर यहाँ पर माइनस दिया हुआ था इस बार इसने, यहाँ वो प्लस कर दे, लिख दे ए माइनस बी का होल स्केयर, तो नीचे पता क्या लिखेगा, नीचे वो कोशिश करेगा वो चीज़ लिखने की जो ऊपर आने पर कटती हो, यानी कि वो आपको डबल करेगा, इनके स्केयर लिखेगा, जैसे ए स्केयर प्लस बी स्केयर इस प्रकार का देगा, ताकि जब इस फार्मूले को आप खोलें तो क्योंकि ये प्लस का निशान है तो आपका 2ab जो है वो माइनस का आएगा यहाँ पर, इस या ए दूसरी तरफ को प्लस का आएगा। फर्स्ट वाले में इसमें जो 2ab आएगा आपका ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और यहाँ आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो वो 2ab से 2ab कट जाएगा और आपका बचेगा 2 टाइम ए स्केयर और प्लस 2 टाइम बी स्केयर। 2 आपका कॉमन आ जाएगा, उसमें होगा ए 2 टाइम 2 कॉमन आ गया, अंदर ब्रैकेट में रहेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो कि ऊपर और नीचे कट जाएगा। इस प्रकार बनेगा ये 2a ऐसे, और आपका नीचे तो आपका है ही है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आपसे कट जाएगा और ये 2 आंसर आपका आ जाएगा। तो इस वाले अगर वो प्लस का निशान दिया होगा तो 2 आएगा, अगर माइनस का दिया है तो 4 आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये सिंपल सा है, इसमें आपने जमा करनी है
लेकिन इसको जमा करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले एक पॉइंट लगा लिया, और 3 दिया हुआ है तो 3 के बाद कोई नहीं है तो लगा दिया। उसके बाद अगला अक्षर जो है दूसरा पॉइंट लगाना है, और पॉइंट के जो राइट साइड में उनको राइट साइड में, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में। पहले लेफ्ट वाला लिखते हैं 33 है, तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद इसका 33.3 था, ऐसे लिख लिया। उसके बाद फिर पॉइंट लगाना है, एग्जैक्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसमें क्या आएगा फिर 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 0 3। नेक्स्ट है 3 3 3 बिना पॉइंट के, तो यहाँ लगाया 3 3 3, और इसका टोटल जब मैं करूँगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 3 3 ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा जी 2 7 3, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, और कितने सेकंड के बाद वो फिर एक साथ बजेंगे। ये है आप जी कितने सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगे। इसमें आपने क्या करना है कि जो ये रकमें दी होंगी आपको 6 7 8 9 और 12, इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है जी बच्चों, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि ये जो आपको ये रकम दी है कि घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, ये रकम मैं आपको बदल कर फिगर सेम रखूंगा, सिर्फ उसकी कहानी बदलूंगा कि 5 लोग एक साथ एक ग्राउंड में एक सर्कल पर दौड़ना शुरू करते हैं, जो ABCDE हैं, और इनकी जो टाइमिंग है एक चक्कर लगाने की वो 6 सेकंड 7 सेकंड मतलब 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट और 12 मिनट है। तो ये बताएं कि अगर ये एक साथ दौड़ना शुरू करें तो ये बताएं कि कितनी मिनटों के बाद ये पुनः सभी एक साथ स्टार्टिंग लाइन पर दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं। इस प्रकार दे देंगे वो आपको, या दे देंगे कि जी ये ट्रैफिक सिग्नल पर लगने वाली लाइटें हैं जो कि हर 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड और 9 सेकंड के बाद या 12 सेकंड के बाद अपना कलर चेंज करती हैं। तो अगर इन्होंने एक जैसा कलर अगर 7 बजे दिखाया है तो ये बताएं कि दोबारा कितने बजे ये फिर से एक जैसा कलर अपना दिखाएंगी। इस सब तरीकों में आपने कुछ नहीं करना है, ये सब एक जैसा है, आपने इनका क्या लेना है, सिंपल सिंपल एलसीएम लेना है और आपका ये आंसर निकल जाएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ देखिए ये इसमें है 6 7 8 9 और 12। यहाँ मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, 2 पे गया 3 7 4 9 6, फिर 2 पे जाएगा 3 7 2 9 3, इसके बाद 3 पे जाएगा 1 7 2 3 1। अब देखिए 7 2 और 3 ये तो आपस में किसी कॉमन टेबल पर जाते नहीं हैं, तो सिंपल इसको ऐसे कर देंगे हम, 7×42 और गुना 4×12, 42 गुना 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 504, ऑप्शन ए। उसके बाद है कि ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है, इनमें से 50 के नोट कितने हैं। तो देखो बच्चों, इस सवाल को जल्दी करने का तरीका क्या है कि आपके पास कुल नोट कितने हैं, ममता के पास 85। तो मैं क्या करूँगा कि मान लो कि अगर ममता के पास 85 नोट हैं और ये सभी 100 रुपये के होते तो कितने पैसे होते। नेचुरल सी बात है कि ममता के पास 8500 रुपये होते, लेकिन अभी कितने हैं उसके पास जो है अभी हैं 5000, तो मतलब कि 3500 रुपया कम है। इसका मतलब कि सभी 100 रुपये होते अगर, तो क्या होना था कि उसके पास टोटल होना था 8500, लेकिन है 5000। कुछ नोट जो 50 के हैं उनकी वजह से ये 3500 की कमी आई है। बस इसको इसके बराबर पुट करना है और आंसर आ जाएगा कि 3500 नोट जो हैं, 3500 बनाने के लिए कितने 50 के नोट लगेंगे, डिवाइड बाई 50 कर दो आप, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे इसको तो 7 5 35 और 0 70, तो 70 नोट जो है 50 के थे जिनकी वजह से कि ये 3500 कम हुआ। अगर वो भी 100 के ही होते तो 8500 रुपया होना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसको दोबारा से भी आप रिपीट करके देख सकते हैं। अब है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या है। अब आप इसको ऐसे ना पढ़कर उल्टा पढ़ें। उल्टा क्या पढ़ना है, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि पेपर में आपने इसको किस तरह से लेना है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है। इसका मतलब जब मैंने 15 घटाया तो उसके परसेंटेज में कितनी कमी आई, 20% की कमी आई। तो यानी कि मेरा जो 15 है वो इक्वल टू 20% के है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 20 को 5 से गुना करता हूँ तो 100% हो जाता है। ठीक है जी, तो यानी कि वो 100% यानी कि वो पूरी संख्या है क्या,
तो इसको भी 5 से गुना कर दो, 75 है। यानी कि आपका जो संख्या है ना वो 75 है। अब आपको 75 का 40% पता करना है। 75 का मतलब गुना और 40% का मतलब 40 और नीचे 100 से डिवाइड। इस जीरो से जीरो कट गई और इससे जो आपका ये 2 के टेबल पे 2 आ गया, ये आ गया 5, इसे काटेंगे ये आ जाएगा 15, 15 टू जा 30, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30, ऑप्शन डी। उसके बाद है एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हो गए और 85% लड़के गणित में पास हो गए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। इनके बोलने का मतलब ये है कि 75% लड़के तो दोनों में पास हुए हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो इंग्लिश में 80% पास हुए और 85% हुए मैथ में। कुछ लड़के ऐसे होंगे, अभी दोनों में पास होने का मतलब ये है कि कुछ लड़के जो कि मान लो मैथ में पास है वो इंग्लिश में फेल हो जाएगा, जो इंग्लिश में पास है वो मैथ में फेल हो जाएगा, इसलिए जो दोनों में पास परसेंटेज है वो कम आई है। और बोला कि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो लड़कों की कुल संख्या बताएं। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप करेंगे कि मान लो कि 100 जो होता है परसेंटेज टोटल होती है, उसमें से आपने कम क्या करना है कि पास कितने लड़के हुए हैं, आपने फेल निकालना है। अभी ठीक है, जो 100 बच्चों ने अगर पेपर दिया हो तो 80% लड़के तो अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो 80% पास वाले निकाल दो, जमा 85% लड़के जो हैं आपके मैथ में पास हुए हैं। लेकिन ये जो 80 और 85 है, इनमें वो 75% लड़के भी इंक्लूड हो गए जो कि दोनों में पास हुए थे, तो उसको इंक्लूड हो गए तो उसको निकाल दो, हमें क्या है, निकाल दिया जी। अब आप देखेंगे इस दोनों को टोटल करके 75 कम करना है। मैं 85 से 75 कम कर लूँ, 10 बचता है, 10 प्लस 80 90, 100 माइनस 90 कितना आ जाएगा 10, 10%। यानी कि जो 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ये 100 पूरे मतलब बच्चे थे, अगर उसमें से परसेंटेज हमने देखा जाए कम करके कि कितने बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं, पास कम कर देंगे, 100 में से जितने पास हुए वो निकाल दो, बाकी बच्चे फेल हो जाएंगे। वो निकालने पर हमारा 10% आ रहा है, यानी कि 10% बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। अब उसने दिया कि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो अब आप देखो कि तो लड़कों की कुल संख्या बताइए। 45 जो है 10% के बराबर दिया हुआ है आपको। मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा 100%, यानी कि पूरा पूरा संख्या। तो 45 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 450, तो यानी कि जो टोटल बच्चे हैं वो 450 थे। ठीक है जी, इसको जल्दी करने के लिए यही है। अच्छा, अभी यदि किसी संख्या, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बच्चों इसको पेंसिल से करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंसेप्ट की बात है। आपने क्या देखना है कि कोई व्यक्ति, हमेशा हम परसेंट देखो, लाभ या हानि हम कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य से निकालते हैं, लागत मूल्य से निकालते हैं। लागत मूल्य जितना था हमारा, उसमें से कितना हमारा प्रॉफिट आया, तो अब लाभ परसेंटेज भी निकलता है, और अगर हानि हो गई है तो हानि परसेंटेज भी उसी पर निकलती है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 4/3 है। इसके बोलने का मतलब आपने क्या समझना है कि यदि कोई व्यक्ति 3 रुपये लगाता है तो वो 4 रुपये कमा लेता है। 3 रुपये की चीज़ लेकर आया था और 4 रुपये की उसने बेच दी। तो इसका मतलब अब आप इसको देखेंगे कि अगर वो 3 की लाया था और 3 की बेचता तो कोई प्रॉफिट नहीं था, परंतु उसका 1 रुपये का प्रॉफिट है। कितने रुपये पर, 3 रुपये पर। तो 1/3 और परसेंटेज के लिए 100, और 100/3 तो आपको पता ही है कि 33 सही 1/3 होता ही है, तो आपका आंसर आ गया। आगे है 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को 55 सेकंड में पार कर लेती है। अच्छा, पुल की लंबाई बताइए। अब आप एक बात देखिएगा, पहले आपको मीटर में दिया है ट्रेन की लंबाई, उसके उस टाइम भी सेकंड में दिया है, लेकिन स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। अब दो यूनिट्स तो आपको छोटे दिए हैं, एक बड़ा दिया है, क्यों ना बड़े वाले को भी हम छोटे में बदल लें। ये याद रखिएगा, जब हम बड़े से छोटे में बदलेंगे। तो अब एक बात बताएं मुझे कि आप बच्चों 5/18 और 18/5, इसमें बड़ा क्या है। नेचुरली जिसका अंश बड़ा है यानी कि ऊपर वाला बड़ा है वो बड़ा है, और जिसका हर यानी कि नीचे वाला बड़ा है वो ऑटोमेटिकली छोटा होगा। तो जब हम बड़े से छोटा बना रहे होते हैं, बड़े से जब हम छोटा बना रहे होते हैं तो एक बात याद रखिएगा, तो छोटे से गुना करनी है। तो इसका मतलब कि अगर मैं 36 को 5/18 से गुना करता हूं तो क्या होगा, 18 कम 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, तो इसकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। आगे जी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है ये इस तरह से करिएगा, DST ग्राफ होता है, DST।
जो आपने निकालना है उस पर हाथ रखेंगे दूसरी तरफ को। मान लो मैंने टी पर रखा तो डी ओवर एस लग रहा है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अगर मुझे निकालना है स्पीड, हाँ जी, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे सामने दिखाई दे रहा है भी एस और टी एक लाइन में है, यानी कि एस और टी की मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ओवर स्पीड करूंगा तो टाइम आ जाएगा। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस ओवर टाइम करूंगा तो मेरा स्पीड निकल आएगी। यहाँ मुझे क्या है, मेरे पास तीनों चीज़ें पता लग गई हैं कि ट्रेन की लंबाई मुझे पता है, रफ्तार उसकी यानी कि गति उसकी मुझे पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है। लेकिन अब बच्चों एक बात है, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को या पोल को पास करेगी तो हम सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही डिस्टेंस मानेंगे। लेकिन ट्रेन यदि किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो उसको हम क्या मानेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म या टनल उसकी लंबाई को जोड़कर उसको टोटल हम डिस्टेंस मानते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा भी, मैं मानता हूं कि डिस्टेंस जो है मेरा ट्रेन की लंबाई यानी कि 220 मीटर, और पुल के लिए मुझे ज्ञात करनी है वो मैंने मान ली x, वो किसके बराबर है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है मेरी 10 और टाइम है 55 सेकंड। अभी आ जाएगा 550, 10 गुना 55 550। अब बच्चों एक बात बताओ, 220 में क्या 220 में क्या 500 200 है, 200 है, सॉरी 200 है स्पीड, 200 मीटर। तो बच्चों एक बात बताओ कि 200 में क्या जोड़ा जाए कि 550 बन जाए। ये तो आप ऐसे देख के बता देंगे कि जी 350 जोड़ना है तो 550 बन जाएगा। तो इसका मतलब जो पुल की लंबाई है वो 350 है, ऑप्शन ए। अगला पोर्शन है इंग्लिश का। इंग्लिश में करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आ गई है। द टाइगर वॉज किल्ड। अब ये पैसिव सेंटेंस है, पता है कि किल्ड बाय होगा तो ऑप्शन बी आपका बाय आ जाएगा। रोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स होगा। सब्जेक्ट में, हाँ ये देखिएगा, सब्जेक्ट के टाइम पर इन नहीं होता है, आप ये नोट कर लेनी है। प्रेपोजिशन आपको पेपर में ये आ सकती है। ठीक है जी। तो एट होता है। अच्छा, करेक्ट द चूज द करेक्ट सिनोनियम। ऑडासिटी, ऑडासिटी होता है, इसका सिनोनियम होता है बोल्डनेस। ओपेक, ओपेक मतलब जिसके आर पार देखा ना जा सके, थ्रू विच कैन नॉट बी सीन इज कॉल्ड ओपेक। चूज द अपोजिट इन मीनिंग। अब आपने किसी चीज़ का उल्टा बताना है। जो मैलिस है, इसमें क्या एम एल मैल जो प्रफिक्स है ना, वो क्या होता है कि वो बुराई का, गंदगी का एक रूट वर्ड है। ठीक है, मैल जैसे मेलाफाइड इंटेंशन हो जाती है, उसका उस तरह से है, मतलब गलत इंटेंशन जो होगी उसको मेलाफाइड बोल देते हैं। तो मैल जो है अगर बुराई का है तो आपको दिखाई दे जाएगा भी इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, गुडविल होना चाहिए। ईजी है आपके लिए। फिर उसके बाद है आपका आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हाँ, इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो आपको अच्छे से करने चाहिए, सीखने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या आता है कि इसको पहला आपको है इसमें कि वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, हम जो हैं सुरक्षित पहुंच गए। ठीक है। अब इसमें आपने क्या देखना है कि ये जो साउंड वर्ड है ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। पहले तो बच्चों वर्ब में, सेंटेंस में ये देखें कि वर्ब क्या है। वर्ब वही जिसकी 3 फॉर्म बन सकें। अब इसमें सेंटेंस को देखने से पता लग रहा है कि रीच जो है, रीच एक वर्ब है, उसका रीच्ड, रीच्ड यानी कि ये रीच्ड सेकंड फॉर्म दिए तो रीच्ड हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब आ गई है। ठीक है। उसके बाद आपने वर्ब से पूछना है वट या होम। वट या होम का रिप्लाई अगर वर्ब देती है तो आपका नाउन होगा। अगर वह रिप्लाई नहीं देती है तो आपका नाउन नाउन नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वट या होम से ऑब्जेक्ट पता लगता है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम जो है नाउन या प्रनाउन ही करते हैं। ठीक है। तो वो नाउन या प्रनाउन होगा, अदरवाइज नहीं। मैं पूछता हूँ रीच्ड वट, पहुँचे, क्या पहुँचे। कहीं जवाब मिल रहा है कि सेफ एंड साउंड उसका जवाब है क्या, नहीं है। रीच्ड होम, किसको पहुँचे, वो भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब नहीं। अगर मैं पूछूं रीच्ड हाउ, कैसे पहुँचे, तो उसका जवाब मिल रहा है भी हम जो सेफ एंड साउंड पहुँच गए। अगर ये हाउ का जवाब दे रहा है, व्हेन का जवाब दे रहा है, वेयर का जवाब दे रहा है, हाउ मैनी टाइम का जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब ये एडवर्ब्स से बता रहा है अलग अलग किस्म की। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो साउंड है ये हाउ के जवाब आ रहा है कि रीच्ड हाउ, कैसे पहुँचे जी, सेफ एंड साउंड पहुँचे। तो इसका मतलब ये जो साउंड वर्ड है ये सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें आपका सिलेबस ये वाला हो जाएगा। देख लीजिएगा सिलेबस के स्पेलिंग, इसमें भी डबल एल की वजह से आपका थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है। उसके बाद है फाइंड आउट द एरर। दिस, इसमें एरर ढूंढनी है जी। और उसमें बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ माई न्यू मोटरसाइकिल इज मच ग्रेटर देन द ओल्ड वन। इसमें ए बी सी डी कौन सा वाला गलत है। अब बच्चों देखो, इसमें आपको ई ऑप्शन नहीं दिया कि नो एरर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती है। आप किसी ना किसी को ठीक गलती तो बताओगे।
अच्छा एक बात बताएं, आपका 10वीं का पेपर या आपका जो +2 का पेपर है या आप जो भर्ती का पेपर दे रहे हैं, मान लो मैं प्रैक्टिस सेट ले रहा हूँ, एक आपसे लिया और एक आपके 8वीं के बच्चे से ले लिया। सेम पेपर मैंने एक 8वीं के बच्चे को दिया और एक आप जो +2 पास हैं उनसे लिया। और 8वीं का बच्चे से अगर आप आगे निकल जाते हैं तो क्या आप अपने आप को बड़ा प्राउड फील करेंगे कि हाँ मैंने इसको हरा दिया? नहीं। आप बोलेंगे सर अगर पेपर ही लेना है तो बराबर का बच्चा लाओ, हमारे कंपैरिजन करना है तो हमारे लेवल के बंदे के साथ हमारा कंपैरिजन करो, तब तो बात भी बनेगी। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या निकला कि कंपैरिजन जब भी होगा वो सेम चीज़ों में होता है। ठीक है जी। अब देखिए, द स्पीड ऑफ माई न्यू मोटरसाइकिल, मेरे नए मोटरसाइकिल की क्या स्पीड इज मच ग्रेटर देन दी ओल्ड वन। जो मेरे नए मोटरसाइकिल की स्पीड है वो पुराने से ज़्यादा है। पुराने से क्या मतलब? पुराने मोटरसाइकिल से। अब पुराने मोटरसाइकिल की स्पीड से ज़्यादा है आना था। पुराने मोटरसाइकिल से ज़्यादा तो मतलब ही बना, वो तो नए मोटरसाइकिल का पुराने से कंपैरिजन करना ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी नए की स्पीड का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो पुराने की स्पीड भी लिखनी पड़ेगी देन द स्पीड ऑफ द ओल्ड वन, यानी कि ऑप्शन डी में जो है आपका एरर है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें आगे करते हैं हम चेंज द वॉइस। मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू का आप वॉइस बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा मे यू बी हेल्प बाय मी, ऑप्शन बी। अ डैश ऑफ कैटल, कैटल्स के झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड। ठीक है जी। चूज करेक्ट आर्टिकल, ही डाइड विदाउट। अब क्या आएगा इसमें? इसको हेयर नहीं बोलते, इसको एयर बोलते हैं। ठीक है, तो एन ईयर होगा क्योंकि इसकी साउंड कहाँ से आ रही है? आपने स्पेलिंग पर नहीं जाना। जिस भी शब्द की साउंड हिंदी के अ से अंगा के बीच में आएगी और वो सिंगुलर होगा, काउंटेबल नाउन जिसको बोलते हैं वो होगा, आप उसके आगे एन ही लगाएंगे। और अगर सिंगुलर नाउन है और आपको ए लगाना है तो उसकी साउंड जो है क से ज्ञा के बीच में आनी चाहिए। ये साउंड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड पर ध्यान नहीं देना है। जैसे सपोज आपको एम ए लिखा हुआ है तो एम ए की साउंड कहाँ से आती है? ए से आती है, तो एन एम ए आएगा। और अगर बी ए लिखा हुआ है तो क्या आएगा? बी की साउंड, बी ए की साउंड कहाँ से आती है? बी से आती है, तो ये तो इसमें ए आ सकता है। ठीक है जी। लेकिन एन नहीं आएगा क्योंकि ए से अ से अंगा के बीच में साउंड आना जरूरी है। ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला आता है कि यहाँ से अ प्लेस वेयर नीदर ग्रास नॉर ट्रीज ग्रो, ऐसा स्थान जहाँ ना पेड़ उगते हैं ना घास उगती है, दैट इज कॉल्ड बैरन। बैरन होता है बांझ। ठीक है। फर्टाइल होगा उपजाऊ। हार्ड और रफ तो आपको पता ही है। तो बांझ यानी कि जमीन जहाँ कुछ ना उगता हो उसको बोलेंगे बैरन। ठीक है। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, किसी एक तिथि की या किसी एक इवेंट की, ठीक है, उसकी ईयरली सेलिब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। ठीक है। उसके बाद अरेंज द जंबल सेंटेंस इनटू मीनिंगफुल, टू मेक मीनिंगफुल, यानी कि इसको इस प्रकार अरेंज करें कि ये मीनिंगफुल बन जाए। अब बच्चों इसका मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को जो इस सेंटेंस में लागू हो रहा है पर्टिकुलर। देखिए आपको दिया है ही इज गोइंग टू बट इट इज ऑल, अजय सेज दैट टॉक एंड नो एक्शन लूज वेट। अब एक बात देखें कि हम किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? नाउन से शुरू करते हैं। और आपको पता है नरेशन टाइप में अगर सेंटेंस हो तो हम क्या लिखते हैं उसको? जैसे अजय सेज दैट, सबसे देखने से पता लग रहा है कि अजय सेज दैट जो है इसका हमारा फर्स्ट पार्ट आना है। अच्छा वो कौन सा है? सी से शुरू होना है। अब आप ऑप्शन में जाएं, जरूरी नहीं कि सभी पार्ट को अरेंज करके लगना है, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। आपने यही तो देखना है कि ऑप्शन में सी से शुरू होने वाली कितनी ऑप्शन हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सी से शुरू होने वाली सिर्फ एक ऑप्शन है। तो बस फिर आपको पहले से ही इसको कर लेना चाहिए था। ठीक है जी। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपका आंसर। मैं इसका आपको बता देता हूं वैसे कि अजय सेज दैट ही इज गोइंग टू लूज वेट बट इट इज ऑल टॉक एंड नो एक्शन। अजय बोल रहा है कि वो जो है, अजय कहता है कि भाई मैं वेट लूज करने जा रहा हूं पर ये सब सिर्फ बकवास है, एक्शन कोई नहीं है। तो इस तरह से ये सेंस में आया है। उसके बाद है चूज द करेक्ट फ्रेज या फ्रेजल वर्ब, जो भी दिया हो, फ्रेज दी हो या फ्रेजल वर्ब दी हो आपको ऑप्शन में, आपने वो चूज करनी है। कॉल द मैकेनिक, माई कार हैज डैश ऑन द हाईवे, मतलब अब जो कार जो खराब होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रोकन डाउन। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। व्हीकल कोई भी खराब होगा तो उसके लिए क्या आप लिखाएंगे? आप ब्रोकन डाउन। प्रूल ऑफ वैली, प्रूल ऑफ वैली का होगा वैलीज, ऑप्शन बी। अच्छा जी। इसमें अब आज इसके बाद आता है आपका रीजनिंग का। ठीक है जी। तो रीजनिंग के लिए हम इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। हाँ जी। रीजनिंग में पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ये सीरीज बनाई हुई है, इसमें मैंने बताया था आपको कि एग्जैक्ट वैसे ही होता है जैसे ये जो आई आर एक्स ओ जिस प्रकार से संबंधित है ओ एफ
डी सी से क्या एल यू ओ आर उससे संबंधित है? इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपने कोशिश करनी है कि ए बी सी लिख के रखें। तो अगर आप ए बी सी लिख के रखी होती, जैसे आपने अगर मान लो मेरे को समय मिला और मैंने इसको ए बी सी मैंने लिखी हुई है, ए बी सी डी एफ जी। हाँ जी, तो पहला अक्षर मेरा है आई, फिर उसके साइमल्टेनियसली उसका कॉरस्पॉन्डेंस है ओ। ठीक है जी, एक दो तीन चार पाँच छवा अक्षर है। ठीक है, तो अगर मैं एल के बाद आगे का छवा अक्षर देखने की कोशिश करूं तो वो क्या आ रहा है मेरा? आर आ रहा है। ठीक है, तो वो मेरा आर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट वर्ड मेरा आर आना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसमें ऑप्शन में एक ही वर्ड है जो आर से शुरू हो रहा है, तो मैं आगे बाकी देखने की ज़रूरत नहीं समझूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा टाइम वेस्ट होना है, तो मैं इसको सीधा ही एक इसको डी को टिक कर लूँगा। उसके बाद है कि भिन्न शब्द छांटें। कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ और पानीपत। अब देखिएगा कि ये कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी और पानीपत तीनों प्रदेश जगह जो हैं ये युद्ध से संबंधित है, किसी न किसी युद्ध से संबंधित रही हैं। जबकि सारनाथ जो है वो ऐसी जगह है जहां महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है जी, तो वो शांति से संबंधित आ गई, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? इसका ऑप्शन आएगा कि सारनाथ। ठीक है जी। उसके बाद यदि किसी सांकेतिक भाषा में एंटीसिपेशन को कुछ लिखा जाएगा और कोड दिया हुआ है, तो उसी भाषा में प्रोडक्टिविटी को कैसे लिखेंगे? अब इसको ध्यान से देखें आप। एंटीसिपेशन के इसको कैसे करेंगे? एंटीसिपेशन के मध्य में जो मुझे इसमें दिखाई दिया है कि एंटीसिपेशन में 12 अक्षर हैं और इसमें 6 पर उसने लाइन मार दी है। यहाँ आई बीच में मिट गया, लाइन से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो अब उसने क्या किया हुआ है, ये आई जो मिट गया इसको पहला अक्षर माने आई, फिर उसके बाद सी, फिर आई, फिर टी, फिर एन ए, यानी कि 6 अक्षरों को उसने 6 अक्षरों पर लाइन मारकर 6 एक तरफ को 6 एक तरफ को उसने इनको उल्टा करके लिखा है, और जब पेशना शब्द है इसको भी उल्टा करके लिखा हुआ है। तो क्यों ना मैं प्रोडक्टिविटी के भी जो अक्षर हैं उनको हाफ हाफ कर लूँ। इसके भी एग्जैक्टली 12 अक्षर हैं। इसके जो 6 अक्षर हैं उससे लिखना शुरू करता हूँ, सी यू डी ओ आर पी, और वहाँ से लिखना शुरू करूँगा वाई टी आई वी आई टी। तो ये जो किससे मिलता है, ये आप मिलेगा जी आपका ऑप्शन सी यू डी ओ आर पी वाई टी आई वी आई टी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। उसके बाद आगे है आपका ये दिया हुआ है आपको, इसमें आपने आगे भरना है। इसमें क्या आएगा? तो बच्चों इसमें देखिएगा क्या है कि इसमें उन्होंने दिया है डैश ए सी सी ए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे खाली छोड़ा हुआ है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो ये वाले जो होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा 4-4 का ग्रुप बनता है, या 4 का या 5 का, आपने उस चीज़ पे फोकस करना है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना ज़्यादा मतलब परेशान करने वाले सम होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे अब इसमें क्या है, मान लो मैं ट्राई करूँ, ट्राई करने से बेटर है कि मेरे को कुछ लिंक बना के देखना चाहिए पहले से ही कि लास्ट में क्या आ रहा है मेरा। लास्ट में मेरा आ रहा है 4 टाइम्स सी, 4 टाइम सी, उससे पहले 3 टाइम्स सी आया, उससे पहले 2 टाइम्स सी आया। तो क्यों इस बार मेरे को लग रहा है कि यार 1 टाइम सी आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि 1 टाइम सी के लिए यहाँ पर सी भर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ए आ गया, फिर 2 सी आ गए। तो अगर मैंने सी भरा तो मेरे पास 3 ऑप्शनें बचती हैं। लेकिन अब मुझे क्या था, 2 सी आ चुके हैं और 3 सी भी आए हैं, तो मुझे पता है कि अब इसके बाद ए आना चाहिए, तो मैं फिर से ए भर देता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, 2 बार, एक बार सी एक बार ए, उसके बाद 2 बार सी 2 बार ए, फिर 3 बार सी, तो 3 बार ए आना चाहिए था, फिर मुझे फिर से ए भरना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि 4 बार सी, तो 4 बार ए आना चाहिए, फिर से ए भरना चाहिए। ये वाली ऑप्शन जो है ये यहाँ बनती है। ठीक है जी। आपने जो इसका सोल्यूशन होता है ना, बैक साइड से देखना है, ये थोड़ा सा हिंट है। मैक्सिमम में बैक साइड से हिंट दिया होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी में दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम में दिया होगा। आपके टाइम सेविंग के लिए ये आपके लिए जरूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1999 में ये किस दिन मनाया जाएगा? मेरे उत्तर देने से पहले अपने मन में खुद से सोचें कि क्या आएगा, और सच सच बताइएगा कि किस किस ने ये ठीक किया कमेंट्स में। देखिए, उसने बोला है कि 1988 में स्वतंत्रता दिवस जो है बुधवार को मनाया गया, और 1999 में किस दिन मनाया जाएगा। बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे कि 1988 तो लीप ईयर है, तो 2 वर्ष जो होता है ना कंटिन्यूस वर्ष दिए होंगे। अगर तो लीप ईयर बीच में आ जाए तो 2 दिन बढ़ते हैं, अगर सिंपल ईयर हो तो 1 दिन बढ़ता है। कैसे? एक साल में होते हैं 365 दिन, इसको 7 से डिवाइड करते हैं हम तो आता है 52, और 1 बचता है शेष। ठीक है, 52 वीक और 1 दिन। और अगर 366 को करेंगे तो क्या होगा कि ये
फिर भी 52 ही आएगा और 2 बचेगा शेष। ठीक है जी। तो ये कि जो शेष बचा हमें उससे मतलब है, तो शेष 2 बचने का मतलब 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। तो जो लीप ईयर होगा तब हम 2 दिन आगे जाएंगे, अगर सिंपल ईयर हुआ तो हम 1 दिन आगे जाएंगे। तो इससे मतलब क्या बना कि अगर 1988 में स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया है बुधवार को, तो हमें जाना चाहिए सिर्फ 1 वर्ष आगे। वो क्यों? क्योंकि लीप ईयर का क्या है कि फरवरी महीने में उसमें 29 दिन होते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 15 अगस्त को। आपका जो फरवरी महीना है 1988 का, वो तो पास हो चुका है। और फरवरी महीना आप इसको काउंट कौन से वाला करोगे? 1999 वाला। इसलिए आपने सिर्फ 1 दिन आगे बढ़ाना है। यानी कि आपका जो ये आएगा आंसर, वो बुधवार से वीरवार आएगा। ठीक है जी। तो एक ही दिन आगे बढ़ा। बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे, 1988 है तो हम लीप ईयर है तो 2 बढ़ाएंगे आगे और आ जाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा कि अगर वो फरवरी के बाद का बता रहा है, लीप ईयर में कोई इवेंट है जो फरवरी के बाद में हुआ है, तो अगले वर्ष कब होगा, तो लीप ईयर का जो रोल है वो मतलब कहीं प्ले नहीं करेगा। अगर वो फरवरी बीच में लीप ईयर की काउंट हो रही है तब रोल प्ले करता है कि लीप ईयर की फरवरी काउंट होनी चाहिए। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, किस किस ने 2 वर्ष बढ़ाए थे वो बता दी, 2 दिन बढ़ाए थे वो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। चलो छोड़ो, रहने दो, अच्छा नहीं लगता। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मान लो किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र जो है मेरे बेटे का, मैं यहाँ हूँ और वो मेरे बेटे का चाचा है। ये चाचा है तो ये तो मेरा भाई हो गया, तो मतलब हम दोनों भी इसके ऐसे बेटे हो गए। ठीक है जी, चाचा है। बताइए कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ये वृद्ध था तो ये इसकी पत्नी यानी कि माँ, माँ की इकलौती पुत्री। ठीक है जी, पुत्री नेगेटिव लगा दो क्योंकि पॉजिटिव हमने जेंट्स के लिए कर रहे थे। पुत्री के इकलौते पुत्र का उस वृद्ध से क्या संबंध है? अब इसका जो है, इसका पूछ रहे हैं कि इससे क्या संबंध है, इसका इससे। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीबी बने हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ हुए। इनकी जो बेटी है, बेटी का जो बेटा होगा उसका जो है इस व्यक्ति से क्या संबंध होगा, तो वो उसका क्या होगा, नाती होगा। ठीक है जी। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलने शुरू किया था? तो मैंने उसने भी आपको बता दी थी, पहले वीडियो में भी डायरेक्शन बता चुका हूँ। अगर कोई पश्चिम की ओर जाता है तो उसकी जो राइट साइड होगी वो ये होगी और लेफ्ट साइड इधर होगी। तो ये क्या, तो कितने पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने, यहाँ पर वो 8 किलोमीटर चल पड़ा, यहाँ पर 8 किलोमीटर, और उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। ठीक है जी, यहाँ 3 रख लीजिए आप। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। तो अब ये 8 तो इतना ही हो जाएगा, 4 किलोमीटर आगे ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 3 था आपका। ठीक है जी। तो वो प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? अब ये देखिए, ये 3 था तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये वाली दूरी उसने आपसे पूछी है। तो मैंने आपको पिछले समय में बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम आ गई है, एक 3 है एक 4 है, तो बीच वाला ये कारण क्या होगा, 5 होगा। अगर ये 6 होता और ये 4, 3 की जगह 6 होता, 4 की जगह 8 होता, तो 5 की जगह 10 होना था। 3 की जगह अगर 5 होता, 4 की जगह 12 होता, तो 5 की जगह 13 होना था। ये 3 ही मेन पाइथागोरस में पूछे जाते हैं नॉर्मल एग्जाम्स में। ठीक है जी। आगे है, एक छात्र का रैंक दाहिनी ओर से 13वां है। इस तरफ से गिने आप तो 13th आ रहा है, और बाईं ओर से 8वां आ रहा है। इधर से गिनने पर 8वां आ रहा है। तो कुल कितने छात्र हैं? मैंने बताया था कि दोनों को जोड़ें और एक कम कर दें तो वो आंसर होगा भी कुल कितने हैं। तो 13 और 8 21 -1 यानी कि 20। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। 4 घंटे में 1 किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट आराम करता है। 20 मिनट आराम भी कर लिया उसने। ठीक है जी, 4 घंटे में 1 और 20 मिनट आराम, सॉरी 20 यहाँ ऐड करेंगे हम उसको। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, 1 किलोमीटर के लिए 4 घंटा और 20 मिनट आराम भी करेगा वो 1 किलोमीटर के बाद। उसके बाद है कि बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। पहले 1 किलोमीटर के बाद ये इतना टाइम लग गया। दूसरे 1 किलोमीटर के लिए भी उसको 4 घंटे वो लगेंगे और 20 मिनट फिर उसने आराम भी करना है। तीसरे किलोमीटर के बाद भी उसको 4 घंटे लगेंगे और 20 मिनट उसने आराम भी करना है। और बाकी कितना हो गया, कितना गया, 3 किलोमीटर, बचा कितना, आधा। तो आधा किलोमीटर वो चलेगा तो 4 घंटे की जगह 2 ही घंटे लगाएगा और आधा उसका हो जाएगा। ठीक है, तो 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो टाइम कितना लग गया है जी, 4 3 12 और 2 14, और ये जो 20 20 मिनट से 1 घंटा और बनता है तो 15। तो यानी कि 15 घंटे लगे। तो ऑप्शन आपकी सी है जो सही उत्तर है।
उसके बाद है लुप्त संख्या का पता लगाएं। तो लुप्त संख्या का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें रिलेशन देखेंगे कि इनका आपस में कैसा रिलेशन चल रहा है। 2 3 ये सॉरी बच्चों, इसमें ना कट गया है, इसमें क्या है 2 3 80 24, और जो दूसरा डब्बा है जिसका इसके पैरेलल में दिया है वो है 3 ब्लैंक 120 और 36। हम करेंगे 2 3 जा 6, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। उसके बाद 6 को हम क्या करेंगे, 6 से हमने डिवाइड किया 24 को, तो कितना आता है हमारा 4 आता है। हम भी वैसा करके देखें कि क्या हमारा ये सेटिंग बैठ रही है ऐसे कि नहीं। हम इस जो फर्स्ट वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हमने इस साइड को देखना, इस साइड को हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 3 को 3 से कर देते हैं तो कितना आता है 9। अब इस जो 9 आया है इससे हमने नीचे वाली को डिवाइड करना है, क्या 4 आता है। 9 को 36 से करेंगे 4 आता है, बिल्कुल सही है जी। इसका मतलब यहाँ पर ये बात ठीक बैठ रही है। दूसरा 2 को हम 80 से 2 से हम 80 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 40। तो अब 3 को हम 120 से डिवाइड करें फिर 40। इसका मतलब ये हमने जो रिलेशन बनाया ये ठीक बैठ रहा है। तो इसका मतलब जो 9 हमने भरा है वो ठीक भरा है, यहाँ पर 9 जो है आपका सही उत्तर आएगा। इसके बाद अगला आता है कि यदि प्लस की जगह पर ऐसे साइन चेंज किए हुए, मैंने आपको बताया था इन सवालों में आपने क्या करना है, फटाफट पहले रकम लिख लेनी है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने क्या किया 20 40 4 5 और 6 लिख लिया। उसने बोला कि प्लस का अर्थ गुणा, प्लस लास्ट में है तो मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया, ठीक है। उसके बाद है जी गुणा का अर्थ प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ तक डिवाइड, माइनस का अर्थ डिवाइड, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद है डिवाइड का अर्थ प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो गया। और उसके बाद है जी मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस हो, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस हो, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। तो अब बताएं आंसर क्या आएगा। अब आप देखिए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले होंगे, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, 20 तो ऐसे आ गया, प्लस का निशान लगाया तो 10 आ जाएगा। अच्छा माइनस का निशान रहेगा और ये हो जाएगा 30। अच्छा 20 और 10, ये 20 और 10 30 होते हैं, इसमें 30 माइनस के 30 प्लस के, तो कितना आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन ए, ठीक है जी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। देखिए आप, मैं अब ए बी सी लिख रहा हूँ, ए बी सी डी, ऐसे ऐसे करता करता मैं यहाँ जेड लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ जब हम लिखते हैं, जो हिंदी हम लिखते हैं, इंग्लिश हम लिखते हैं, हम बाएं से दाएं को लिखते हैं। उर्दू लैंग्वेज जो लिखते हैं अरबी, वो हम दाहिने से बाएं को लिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला उसने क्लियर किया कि जो बाएं से दाएं को लिखी जाती है उसकी बात हो रही है। तो आपने क्या करना है कि इसमें 8वां अक्षर, तो ए बी सी डी 4 अक्षर हो गए, ई एफ जी एच, एच जो हो गया 8वां अक्षर, इसके दाएं 10वां अक्षर। अब देखो इधर को तो आना नहीं है तो उसका लेफ्ट हो जाएगा, इधर को ही जाएंगे आप, इधर को, ठीक है। तो इसके आगे 10वां अक्षर, तो यानी कि 10 और 8 18वां अक्षर आपका अंग्रेजी का क्या होता है वो आपने ढूंढना है और वो लिख देना है, ठीक है। तो अंग्रेजी 4 4 के उसमें लिखी जाती है। लास्ट अक्षर जैसे पहला डी है, लास्ट वाला फिर एच होता है, फिर उसके बाद आपका कितना आता है एल आता है, फिर पी आता है, यहाँ 4 4 8 4 12 4 16, फिर क्यू आर, 18वां अक्षर आर आता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु वर्षों में गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु क्या है। देखो इसको तरीके से, जो उसका तरीका है जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आपने किया है, मैं सलाह दूंगा कि उससे मत करें। ये जो एज वाले सम जब आपको रीजनिंग में आएंगे, क्या बोल रहा हूँ, एज वाले सम जब आपको रीजनिंग में आए तो सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको ऑप्शन से करें। कैसे, फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, ऑप्शन ट्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राजीव की 5 वर्ष की आयु पहले की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु, ये 2 बात याद रखनी है। पहला है 6 से 5 वर्ष पहले कितनी आयु होगी 1, ठीक है। और उसके बाद 9 वर्ष बाद, 6 और 9 वर्ष बाद कितनी होगी 15, 15 गुना 1 15, वो बोल रहा है कि गुणनफल 15 है, इसका मतलब हमारा तो पहले ही सेट बैठ गया, तो ऑप्शन यही ठीक हो जाएगा। अदरवाइज आप बाकी ट्राई करके देख सकते थे। जैसे 8 होता, 8 अगर एक नंबर पे होता तो हम क्या करते, 8 से 5 वर्ष पहले 3 और 8 के 9 वर्ष बाद यानी कि 17, तो ये तो 17 ये 51 होता है, ये तो नहीं आना था। 9 में भी ऐसा होना था, बढ़ता ही जाना था, तो अंडरस्टूड था कि वो फिर वो 6 आंसर है। 5 बच्चे टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक को हर एक से 2 मैच खेलने हैं, प्रत्येक को हर एक से 2 मैच खेलने हैं, तो ये बताएं कि कुल कितने मैच होंगे। तो इस तरह के सवालों को क्या करना है आपने, देखो बच्चे भाग ले रहे हैं, मैच खेलना है, तो एक बच्चा अकेला मैच नहीं खेल सकता, उसको दूसरे बच्चे की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर एक मैच होना है, एक मैच कंप्लीट होना है तो उसमें 2 खिलाड़ी होने जरूरी हैं। तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, ऐसे 2 खिलाड़ी होने जरूरी हैं और टोटल कितने हैं 5।
तो आप क्या बनाएंगे इसको कि 5 को आपने वापस लिखना है गुना करते हुए, कहाँ तक, सिर्फ 2 पॉइंट, नीचे 2 दिया तो 2 ही लिखने हैं, 5 × 4। ठीक है जी। मैंने 2 ही लिखे क्योंकि नीचे मेरा ये 2 आया हो, ये जो 2 आया है ना टीम में, वो उस वजह से। और इसके बटे में क्या लिखना है, जितना ये आया हो उसको आपने वापस जाना है 1 तक। ठीक है, तो वो आपका कट के जो आएगा आंसर होगा। यहाँ 2 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी कि 5 दूनी 10 मैच होने हैं इन दोनों के बीच। अगर 5 बच्चे हैं तो टोटल हर एक बच्चा दूसरे से मैच खेल सके तो टोटल 10 मैच होंगे। इसी प्रकार बच्चों, मान लो आपको दिया है कि वर्ल्ड कप लगा है और 12 टीमें हिस्सा, और मान लो 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो बताओ कि कितने मैच जो हैं लीग मैच होंगे। हर एक टीम ने एक मैच जरूर खेलना है दूसरी टीम के साथ। तो ये बताएं कि कुल कितने मैच होंगे। तो आप क्या करेंगे कि जी 12 टीमें हैं और 2 टीमें चाहिए एक मैच होने के लिए, तो इस प्रकार तो आप क्या करेंगे 12 × 11 और यहाँ लिखेंगे 2 × 1। तो क्या करेंगे 2 से 1 को काटेंगे और ये 6 आ जाएगा यहाँ पर। 2 × 2 सॉरी, 2 से 2 को काटा तो 1, 2 से 12 को काटा 6 आ गया। 11 × 6 = 66। तो 66 जो है लीग मैच होंगे। अब समझ गए होंगे आप शायद मेरे इस एग्जाम्पल से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे है ये प्रश्न, अभी तक पुलिस पेपर में नहीं आया, लेकिन बाकी जितना पैरामिलिट्री का कोई पेपर देते हैं आप या एसएससी का कोई पेपर देते हैं तो ज़रूर आते हैं। आई होप कि हो सकता है कि वो इसको भी डाल दें, कोई इसका वो नहीं है। इसमें क्या है कि आपको एक कथन दिया जाएगा और उस पर से निष्कर्ष भी निकाला जाएगा। तो उसमें आपने ये बताना है कि उस कथन से जो निष्कर्ष निकल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, कथन में कोई लॉजिक नहीं लगाना है आपने, जैसा दिया है आपने उसको वैसा ही सत्य मानना है, ये जरूर है। और लॉजिक लगाएंगे तो किस चीज़ का लगाएंगे कि जी अगर मैं कथन को सत्य मान लूँ तो जो निष्कर्ष निकले हैं क्या वो सही है या गलत है, ये बात है इसमें। ठीक है, अब इसमें आपको दिया है कि सभी घोड़े गधे हैं और सभी गधे बंदर हैं। तो इस प्रकार क्या करना, जब सभी आए वर्ड, घोड़े क्या है, गधे हैं, तो घोड़े जो है वो पहले आएगा ऐसे। ठीक है जी, और गधे जो है उसके बाहर आएगा। अब देखो अगर गधों का दायरा इतना बड़ा हो और घोड़ों का छोटा हो, तो यानी कि जो सभी घोड़े हैं वो गधे वाली कैटेगरी, इस दायरे के अंदर मान लो हम सबको गधे मान रहे हैं और इसने दिया है कि सभी घोड़े गधे हैं, तो ये वाला जो हमारा दायरा है इसको हम ले सकते हैं बीच में, क्योंकि हम इसको मान सकते हैं ये घोड़े थे लेकिन ये गधे के दायरे में है, तो सभी के सभी गधे काउंट कर सकते हैं। और सभी गधे बंदर हैं, तो यानी कि बंदर का दायरा इससे भी बड़ा होगा। तो ये बंदर बाहर वाले हो गए, गधे उससे अंदर और घोड़े उसके भी अंदर। पहला निष्कर्ष निकलता है कि सभी घोड़े बंदर हैं। तो बंदरों का दायरा तो इस गोले के सारे अंदर जो भी चीज़ होगी वो सभी बंदर काउंट होगी, मान लो एक समय ऐसा समझ लो। तो इस दायरे के अंदर क्या घोड़े हैं, क्या घोड़े इस दायरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कथन तो ठीक हो गया। सभी बंदर घोड़े हैं, बंदर, अब बंदरों का दायरा तो ये है, तो क्या ये दायरा जो बंदरों का दायरा है ये इसके बाहर इतना बड़ा दायरा कोई घोड़ों का है, नहीं। घोड़े तो इतनी सी संख्या में, घोड़े तो सिर्फ इतने इतने अंदर जो चीज़ आएगी वही घोड़े होंगे, अदरवाइज बाकी नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये वाला गलत है। आपका केवल एक निष्कर्ष सही है, जी हाँ। केवल 2 सही है, नहीं। यदि निष्कर्ष 1 और दोनों सही हो, गलत। दोनों ही गलत हों तो ये भी। तो हमारा ये जो ऑप्शन एक एक सही है, ये वाला ए ऑप्शन जो है ये सही आंसर इसमें होगा। आगे है आपको कि पी, ये तो बहुत आसान है, आई होप मैं चलो करवा देता हूँ फिर भी। इसमें भी ABC का ही काम है। ठीक है, तो इसमें क्या है PQR, देखिए आप ये देखिए कि ये लिखा है POQ, अगला लिखा है SRT, उससे अगला लिखा है VUW। अब आपने देखना है इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो P के बाद PQR S आ गया, यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कितने जुड़ रहे हैं, इसके बाद इसमें कितने जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या ये नियम इसमें लग रहा है इधर से इधर तक। ठीक है जी, तो इसमें आपने, अगर मैं वही इसलिए बोला था कि आपने अगर ABC जैसे आपको पेपर मिले तो सबसे पहले आपने ABC लिखनी ही है। ठीक है, इसमें आएगा PQ जुड़ रहा है O के बाद ना, O के बाद आता है PQ, फिर R आ जाता है, तो 2 ही इसमें जुड़ रहे हैं। उसके बाद आता है जी Q के बाद RS, इसमें भी वही R और S है, इसका 2 R और S, Q से T पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इनके हर एक में 2 2 ऐड हो रहे हैं। तो जो आपका ये VUW लिखा है आपने, इससे अगले 2 देखिएगा क्या आएगा। ठीक है जी, इससे आगे के 2 के लिए हम दोबारा से इसको साफ साफ लिख लेते हैं। हाँ, इसके बाद यहाँ आ जाएगा VUW। तो इसमें कौन सी ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि WX निकाल के WXY, Y से जो है, Y अक्षर U के बाद जो है ना, ये देखिए V के बाद
UV इसके बाद वी के बाद आता है WX, दो छोड़ने थे आपने और Y लिखना था, यानी कि आपका अगला वाला जो है Y से शुरू होना चाहिए था, जो कि एकमात्र यही है। इसको टिक कर लें, बाकियों को करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कि सही शब्द चुने, हिंदी आ गया जी। तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका सूर्य ग्रहण सही लिखा गया है, उसको आपने टिक करना है। ठीक है जी। उसके बाद है अवनी का विपरीतार्थक चुने। देखो इसको ध्यान से पढ़ना है, विपरीतार्थक बोला उसने। अवनी का मतलब होता है धरती, इस मतलब पृथ्वी को बोलते हैं, तो इसके लिए अंबर आ जाएगा। समुद्र की गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल है, में विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है गहराई, समुद्र की विशेषता बता रही है, उसकी गहराई जो है वो है। ठीक है। अच्छा, 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा मतलब होता है पक्की दुश्मनी होना। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसको बोलते हैं कुलीन, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ उसको बोलेंगे कुलीन, ऑप्शन ए। ठीक है। इसके बाद आपका आता है 17, सीता ने आज लीटर दूध पी लिया। सीता ने आज लीटर दूध पी लिया में क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया क्या है? पीना, पी लिया जो है। ठीक है, पी लिया तो क्या पी लिया? दूध पी लिया। ठीक है जी। कितना पी लिया जी? लीटर दूध पी लिया। ऑप्शन में आपको था कि पी, लीटर, सीता तो संज्ञा है इसलिए सीता तो आप भूल जाएं। ठीक है। पीना क्रिया है इसलिए भूल जाएं। आज और लीटर, दूध की कितना दूध पिया, कितनी क्वांटिटी पी, तो वो कैसे कौन बता रहा है आपका जी? लीटर शब्द बता रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण। ठीक है जी। और उसके बाद दिगंबर की संधि विच्छेद करें, तो दिगंबर आपका ऑप्शन ए। नरोत्तम में समास क्या है? नरोत्तम में आपका समास जो है नरों में उत्तम, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? नरों में उत्तम। तो नरोत्तम में आपका समास जो आएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन ए। उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीरों में क्या होता है? उत्साह। पुलिस की लाठियों से लोग घायल हो गए, इसमें साधन पता लग रहा है तो करण है। पीपर पात सरिसमंडोला अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें है उपमा अलंकार। कंदुक का तत्भव क्या है? तो कंदुक का तत्भव है गेंद। आपने सभी ने वो देखा होगा शक्तिमान, जिसमें कि वो गंगाधर जो होता है वो अक्सर ये क्रिकेट जो कोई खेल रहा हो तो इस वर्ड का यूज़ करता था, कंदुक का। वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक में प्रत्यय क्या है? वैज्ञानिक में ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्यों डाला गया है। वैज्ञानिक में इक हम याद करते हैं कि इसका प्रत्यय है, लेकिन कौन से वाला इक? बड़ी ई की छोटी ई? इसका क्या आंसर है? छोटी ई वाला इक जो है वो प्रत्यय है। पावन में उपसर्ग क्या है? पावन में उपसर्ग, पावन में आपका उपसर्ग है पा, ऑप्शन बी। चतुर की भाववाचक संज्ञा क्या है? चतुर की भाववाचक संज्ञा है चतुराई। ठीक है जी। तो आई होप आपको इस अच्छा लगा होगा ये पेपर। इसके अलावा आपको कुछ और टॉपिक या इसी प्रकार के प्रश्न पेपर चाहिए होंगे, या किसी विशेष टॉपिक पर या मैथ पर, रीजनिंग पर वीडियो चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी हो सके तो आज ही या कल और आपके कमेंट के अनुसार वीडियो डाल सकूं। धन्यवाद।